हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ अंडमान सीरीज़ का पार्ट 2, जो कि है पोर्ट ब्लेयर टू हैवलॉक आइलैंड। आपको हैवलॉक में कितने दिन रुकना है, क्या क्या चीज़ें करनी हैं, कौन कौन सी वाटर एक्टिविटीज़ करनी है और वो कहाँ पे करनी है, कहाँ पे आपको स्टे करना है, कौन सी क्रूज़ आपको बुक करनी है, जिसका मैं रिव्यू भी दूंगी, आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, कौन से बीच पे आपको सनराइज़ देखना है और कौन से बीच पे आपको सनसेट देखना है, कहाँ जाना आपके लिए वर्थ होगा, कहाँ आप जाना स्किप भी कर सकते हैं। एक एक चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आपने अंडमान सीरीज़ का पार्ट 1 जो कि पोर्ट ब्लेयर है, उसमें कहाँ-कहाँ घूमना है वो वीडियो आपने ना देखा हो तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अंडमान का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हर चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने अपने वीडियो में कवर भी किया है, तो उस पार्ट 1 को आप ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाने के लिए फेरी बुक करनी पड़ेगी, जो कि आप पहले ही जब आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं अंडमान पहुंचने से पहले ही बुक कर लें, क्योंकि कभी-कभी फुल हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ बुक कहाँ से करना है। एक साइट है जो कि स्क्रीन पे चल रहा है, गो टू अंडमान। आप वहाँ से भी बुक कर सकते हैं और आप कहीं और से भी बुक कर सकते हैं, पर जो मैंने किया है जहाँ से वो मैं आपको बता रही हूँ। और मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग का किया ताकि मैं टाइमली हैवलॉक पे पहुंच जाऊं और पूरा दिन यूटिलाइज कर सकूं। तो मैंने जो सबसे पहली फेरी थी 6 बजे की, उसको बुक किया। अब फेरी पकड़ने के लिए 1 घंटे पहले आपको जेटी पॉइंट में पकड़ना है और जेटी पॉइंट का नाम है हाडो। उसमें आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है। और मैंने सबसे पहले या फिर सबसे पहली वाली फेरी इसलिए प्रेफर की क्योंकि यहाँ पर उजाला बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप अगर 5 बजे भी घर से निकलेंगे तो आपको अंधेरा बिल्कुल नहीं लगेगा। अब पहुंच गए हैं जेटी पॉइंट। यहाँ का सिस्टम एकदम आपको एयरपोर्ट जैसा लगेगा, मिनी एयरपोर्ट जैसा है। आपको अपना सामान स्कैन कराना है, सब कुछ स्कैन कराने के बाद बोर्डिंग पास लेना है और जब आपकी जो फेरी है, क्रूज है, वो आ जाएगी, तब आपको उसमें जाना है। ये देखिए हम लोगों ने सारा प्रोसेस पार करने के बाद ये हमारी आ गई है, जिसका नाम है मैक्रोस पर्ल। जो मुझे जाने से पहले फीडबैक मिला था कि मैक्रोस पर्ल सबसे बेस्ट है, इसकी फैसिलिटीज़, इसका इंटीरियर सबसे बेस्ट है, तो मैंने मैक्रोस ही कराया। आप और भी देख सकते हैं, नॉटिका भी देख सकते हैं और 2-3 और फेरी हैं, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। पर मुझे जो फीडबैक मिला था मैक्रोस पर्ल का कि वो बहुत अच्छी है, तो मैंने मैक्रोस पर्ल ही कराया था। और एक और चीज़, अगर आप अर्ली मॉर्निंग का कराएंगे तो उसके टिकट्स आपको सस्ते मिलेंगे, जैसे कि मुझे पर पर्सन 900 का पड़ा था। और अगर आप मॉर्निंग 8-9 बजे के करीब की देखेंगे तो वो आपको जस्ट डबल रेट पे मिलेगी। तो ये मेरा आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आप चाहें तो आप अर्ली मॉर्निंग का करा लें, लेकिन अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ सकते, तो वो 8-9 बजे का भी करवा सकते हैं। तो आपको मैं एक-एक चीज़ इंटीरियर दिखा रही हूँ कि कैसी है। और सुबह में ज़्यादा आपको भीड़ भी नहीं मिलेगी। और एक और बेस्ट पॉइंट ये है कि आप सनराइज़ देख पाएँगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। ब्लेयर से हैवलॉक पहुंचने में आपको करीब 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, तो आप 2 घंटे मान के चलिए। और ये देखिए बातें करते करते हम लोग हैवलॉक पहुंच चुके हैं। अब जो हमारा प्लान है कि सीधे होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग घूमने निकल जाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग का कराया था ताकि पूरे दिन को यूटिलाइज कर सकें। अब उतरते हैं और धीरे-धीरे करके उतरेंगे, क्योंकि मेरा बेबी सो चुका है, तो मैं सबसे लास्ट में ही निकल रही थी। और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बहुत स्मूथ रहता है, आपको मज़ा आएगा इस क्रूज़ में। तो मेरे को किसी ने जो सजेस्ट किया था मैक्रोस पर्ल कराना, उसका सजेशन मेरे लिए तो बहुत सही रहा। ये है जेटी पॉइंट, यहाँ से अपना सामान कलेक्ट करके हमें बाय वॉक ही जाना है।
200-300 मीटर ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। आपको बाय वॉक जाना है और वहाँ से अगर आपने कोई टैक्सी ऑलरेडी बुक कर रखी है या किसी ट्रिप प्लानर के थ्रू आप आए हैं, तो आपकी टैक्सी वहाँ पे वेट करेगी। ये देखिए सामने ये जो ब्रिज दिख रहा है, आपको ये पूरा चल के जाना है और अगर आप आस-पास पानी देखेंगी, इतना क्लियर है कि आपको एक-एक चीज़ अंदर दिखेगी। तो ये डिस्टेंस आप कितनी जल्दी कवर कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा फ़ोटो खींचते-खींचते, देखते-देखते। तो मैं भी जल्दी से जाती हूँ। मैंने टैक्सी पहले से ही बुक करके रखी हुई थी, तो टैक्सी जेटी से निकलते ही हमें मिल गई थी। तो आप लोग भी अगर एग्ज़ीक्यूशन अपनी ट्रिप का स्मूथ चाहते हैं तो सब कुछ पहले से ही बुक कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा। अब सीधे भैया लेके जाएँगे होटल में। होटल के लिए हमने बुक नहीं किया था, पहले रूम देखेंगे, उसके बाद ही बुक करेंगे। और ख़ैर मुझे होटल ऐसा चाहिए था कि जो बीच साइड हो, सपोज़ कभी नहीं जाने का मन हुआ कहीं, तो बीच पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। तो अभी भैया 1-2 रूम दिखाएँगे, उसमें से जो अच्छा लगेगा उसको हम लोग फाइनल कर देंगे। तो ये एक रूम देख रहे हैं और जो रूम्स थे वो कॉटेज टाइप के थे, तो मेरी जो प्रायोरिटी थी कि मुझे ऐसे ही रूम्स चाहिए। रूम्स तो सही थे, रूम फाइनल करने के बाद हम लोग सीधे रेस्टोरेंट में जा रहे थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो ब्रेकफ़ास्ट भी करना था और बेस्ट पार्ट इस होटल की ये थी कि इसमें नीचे ही रेस्टोरेंट था, तो आपको खाने के लिए कहीं और नहीं जाना और खाना भी बहुत अच्छा था। इस होटल का नाम गोल्ड इंडिया है, आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा जिसका नाम अभी चेंज भी हो चुका है। अब चेंज करने के बाद बाहर निकलने से पहले मैंने सोचा एक बार देख लेते हैं बीच कैसा है यहाँ का, तो जा रहे हैं बीच को देखने क्योंकि ये जो होटल है यहाँ से एकदम पास में यानी कि आप कह सकते हो 10 से 20 मीटर पे ही बीच है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी जो प्रायोरिटी है वो बीच साइड रूम ही लेने का था, तो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कि कैसा है वो। तो ये देखिए ये है बीच जिसका पानी एकदम साफ़ है, एकदम साफ़ है। एक चीज़ है दोपहर के टाइम पे यहाँ पर हाई वाटर रहता है, ये आपको पानी दिखेगा और सुबह के टाइम अगर आप आएँगे या फिर रात के टाइम आएँगे तो ये पानी एकदम गायब हो जाएगा, आपको सिर्फ़ पत्थर-पत्थर दिखेंगे क्योंकि लो टाइड हो जाता है। तो ये पानी एकदम साफ़ था, आपको एकदम क्लियरली दिखेगा। अभी कुछ इसमें थोड़ी बहुत पत्तियाँ दिख रही हैं, नहीं तो बहुत ही साफ़ पानी और यहाँ का कलर तो सीरियसली मैं आपको कैसे बताऊँ, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। और अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी करवानी है तो इतना शांत बीच है कि आपको मज़ा आ जाएगा। मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये रहती है कि मुझे भीड़-भाड़ वाले इलाके उतने पसंद नहीं आते हैं। भीड़-भाड़ वाले बीचेज़ मुझे पसंद नहीं आते। यहाँ पर सपोज़ कभी आपका नहीं घूमने का मन हुआ कहीं पे, तो आप जाके इस बीच पे बैठ सकते हैं। जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग के लिए क्योंकि एक-एक करके हमें करना पड़ेगा, हमारे पास बेबी है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि फर्स्ट डे मेरे हस्बैंड करेंगे और सेकंड डे मैं करूँगी, अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा हुआ तो। स्कूबा के लिए आप किसी से भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो जिनसे हमने बुकिंग करवाई थी वो स्कूबा थेरेपी के नाम से है, तो उनसे ही बुकिंग करवाई। अब स्कूबा के लिए लेके जा रहे हैं। ऐसा मैंने सुना था कि यहाँ पर स्कूबा करना बहुत सही है क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो क्लियर है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप दोपहर में कर रहे हो या मॉर्निंग में कर रहे हो, तो एक और मेरा आपके लिए सजेशन है कि अगर आप स्कूबा कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग में करें क्योंकि मॉर्निंग में डिस्टर्बेंस कम रहती है, तो आपको जो विजिबिलिटी मिलेगी अंडर वाटर वो काफ़ी क्लियर मिलेगी। अब जैसे मेरे हस्बैंड का जो एक्सपीरियंस था, ये दोपहर में गए थे 12 बजे के करीब, तो उनको उतना क्लियर नहीं मिला था। तो मेरा ये आपके लिए सजेशन है जो कि आप अपने टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपको जंप करते हुए दिखा देती हूँ और इसका पूरा वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं क्या प्राइसेस है, सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर डाल दी है। अब स्कूबा करने के बाद ये वापस आ गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं चेंज करने के बाद दूसरी जगह, होटल में गए चेंज किए, अब जा रहे हैं शाम के टाइम पे 2 और बीचेज़ हैं हैवलॉक पे, उनको कवर कर लें। एक है काला पत्थर और दूसरा है राधानगर बीच। तो हमें जो बताया गया था कि काला पत्थर बीच पे ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं है, मैक्स टू मैक्स आप हाफ एन आवर स्पेंड करिए, उसके बाद आपको वापस राधानगर बीच पे लेके जाएंगे जहाँ का जो सनसेट है वो बहुत खूबसूरत है, जिसको कि सनसेट पॉइंट भी बोलते हैं। पहले तो अब हम लोग जा रहे हैं काला पत्थर बीच पे,
रास्ते में आपको एकदम ग्रीनरी मिलेगी, ऐसा लगेगा मूवीज़ में जैसे ये जंगल दिखाते हैं वैसा लगेगा। और ये सारे सुपारी के पेड़ हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग सुपारी की ही खेती करते हैं। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं काला पत्थर बीच, जैसे कि नाम में ही काला पत्थर है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे काला पत्थर दिखेंगे बीचेस पे। अब हम लोग पहुँच चुके हैं, ये देखिए। काला पत्थर बीच पे आपको ज़्यादा भीड़-भाड़ नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर भीड़ सुबह के टाइम पे ही मिलेगी, शाम के टाइम पे यहाँ खाली रहेगा। जो मुझे इस बीच का जो बेस्ट पार्ट लगा, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है, प्लस अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी करानी है तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड आने वाला है। पानी बहुत क्लियर है, बिल्कुल गंदगी नहीं है, और जो साइड-साइड में पेड़ लगे हुए हैं वो भी अपने आप में यूनिक हैं। ऐसे पेड़ आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। और अगर आप इससे पहले गोवा गए हैं तो गोवा के बीचेस को तो प्लीज़ आप अंडमान के बीचेस से मत कंपेयर करना, क्योंकि वहाँ के पानी बहुत ही बेकार है। अंडमान का पानी बहुत क्लियर है। यहाँ के जो पेड़ हैं वो जो, जैसे अगर आप फ़ोटोज़ का शौक है तो बैकग्राउंड में बहुत खूबसूरत आएँगे। मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर थोड़ी मस्ती की, थोड़ी फ़ोटोग्राफ़ी की। मेरे बच्चे को इसको ये बकेट और इसका एक स्कूपर दिला दिया, ये इसके साथ ही खुश था। इसको लेकर ये बार-बार रेत निकाल रहा था, इसमें से भर रहा था। तो ये भी खुश था, इसके लिए भी यहाँ पर अच्छा लग रहा था इसको। अब टाइम हो गया था, जैसे कि हमें बताया गया था यहाँ पर ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करने की लिए ज़रूरत नहीं है। तो आधे घंटे बाद हम लोग वापस निकल गए थे, यहाँ पर बिल्कुल भीड़-भड़क्का नहीं था। और अगर आप कुछ शॉपिंग भी करनी है तो ये सारी जो शेल्स हैं, पर्ल्स हैं, इन सब की आप शॉपिंग कर सकते हो। और नहीं करनी तो कोई बात नहीं, ये आपको हर बीच पे मिलेगा और प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं होगा, हर बीच पे आपको लगभग सेम प्राइस मिलेगा। तो काला पत्थर बीच कवर करने के बाद हम लोग जा रहे हैं सीधे राधानगर बीच पे। और रास्ते में जैसे मैंने आपको बताया एकदम डेंस फॉरेस्ट मिलेगा, और ये सारे सुपारी के पेड़ हैं, नारियल जैसे दिखेंगे लेकिन इस पे सुपारी ही लगी है। और ये सुपारी के का सीज़न भी था। और जैसे ही आप राधानगर बीच जाने लगेंगे तो आपको लगेगा एकदम उजाला आ गया। क्यों? क्योंकि शाम के टाइम में यहाँ पर सनसेट पॉइंट है तो सन इस तरफ रहेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस साइड काफ़ी उजाला है, और काला पत्थर बीच साइड जा रहे थे तो अंधेरा लग रहा था। तो अब हम जाने वाले हैं राधानगर बीच। पहुंच गए हैं राधानगर बीच पे, ये है राधानगर बीच। आपकी कार बाहर पार्क हो जाएगी, उसके बाद आपको पैदल वॉक करके जाना होगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल और इन सब चीज़ों दिखाएंगे, आपको ऑप्शंस देंगे। अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए, अदरवाइज़ आप जा सकते हैं। और ये सब कुछ आपका पे एंड यूज़ वाली फैसिलिटीज़ है, जैसे कि अगर आपने बीच पे नहा लिया है तो आपको चेंज करना है, इन सब की भी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड है, वेलकम टू राधानगर बीच। ये है आपका राधानगर बीच। अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि सनसेट का टाइम हो गया है और बहुत जल्दी सनसेट हो जाएगा, इसीलिए देर नहीं करते हैं, जाके देखते हैं। हाँ, एक और चीज़, यहाँ अंडमान में आपको जो बीचेस पे पेड़ मिलेंगे वो बहुत ही अलग है, ऐसे कि आपने कहीं इनको पहले नहीं देखा होगा। ऑब्वियसली बहुत लोगों ने बहुत सारे बीचेस पे गए होंगे, लेकिन यहाँ के पेड़, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अलग लगेगा। स्पेशली अगर आपको फ़ोटोग्राफ़ी करवाने का शौक है तो आपको बैकग्राउंड बहुत ही मज़ेदार मिलने वाला है। जैसे मुझे ये वाला पोर्शन बहुत ही अच्छा लगा था, यहाँ पर ज़्यादा बड़े-बड़े पेड़ नहीं थे लेकिन डेंस थे। और ये देखिए, ये है राधानगर बीच। यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है शाम के समय कि मैं आपको क्या बताऊँ, जो कि मुझे उतना नहीं पसंद है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, मुझे भीड़ उतनी नहीं पसंद है। यहाँ पर आपको लगेगा जैसे मेला लगा हुआ है, इतनी भीड़ हो गई थी। खैर कोई बात नहीं, जैसे मैं सनसेट पॉइंट पे गई थी सनसेट देखने के लिए, वैसे बहुत सारे लोग आए होंगे। तो ये है सनसेट पॉइंट, अब बस वेट कर रहे हैं सनसेट का। तब तक मैं आपको आसपास की चीज़ें दिखा देती हूँ, कैसा है आसपास का व्यू। फुल ऑफ ग्रीनरी, बहुत अलग-अलग पेड़ हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक विचित्र पेड़ मुझे दिखा जिसमें मुझे लगा कि फ़ोटो क्लिक करनी ज़रूरी है। ये बहुत ही अलग टाइप का था, इस पे अलग टाइप का फ्रूट भी लगा था, जैसे पाइनएप्पल लग रहा था, पर ये पाइनएप्पल नहीं था। अब आगे मैं आपको ले जाती हूँ, आगे भी दिखाती हूँ। इतने बड़े-बड़े पेड़ और इतने पुराने पेड़ हैं
कि क्या मैं बताऊँ। और अब फ़ोटोज़ तो मस्त आती हैं यहाँ पर, बहुत ही। कैमरे में हो सकता है उतना अच्छा ना दिख रहा हो जितना आप अपनी रियल लाइव उसको देखेंगे, इतना खूबसूरत है। ये देखिए चारों तरफ आपको एकदम ग्रीनरी मिलेगी, ये पेड़ की जड़ें हैं, आप इसके नीचे बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और अगर आपको बीच पे बैठ के कुछ करना है, जैसे मैं अपने बच्चे को बीच पे ले आई थी ताकि वो बोर ना हो, तो उसके साथ मैं थोड़ा टाइम पास कर रही थी और सनसेट का वेट भी कर रही थी कि कब सनसेट होगा। वेट करते-करते सनसेट तो होने लगा, लेकिन जिस व्यू का की मैं उम्मीद कर रही थी वो व्यू मुझे नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं बादल आ गए और बादल सीधे सन के ऊपर आ गए, तो वो व्यू नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, राधानगर बीच का सनसेट तो देख लिया, एक टिक मार्क हो गया। ऐसा व्यू नहीं मिला तो हम लोग जल्दी से बाहर निकल आए। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर सनसेट हो जाएगा उसके बाद एकदम से भीड़ बाहर को आएगी और फिर भीड़ में आप कोई चीज़ देख नहीं पाओगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, चलिए बाहर निकल के एटलीस्ट शॉपिंग की थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेते हैं। शॉपिंग का यहाँ पर आपको ये एक राधानगर ऐसा बीच है जहाँ पर आपको कपड़े ज़्यादा मिलेंगे। बाकी सब बीचेस में आपको पर्ल, शेल्स, इन सब की ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। पर राधानगर बीच में आपको बीच टाइप, बीच वियर्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बच्चों से लेके लेडीज़ का और जेंट्स का सबका मिलेगा। और बाकी सब बीचेस में जैसे मैंने आपको बताया पर्ल की ज्वेलरी ये सब ज़्यादा मिलेगी। ख़ैर यहाँ भी वो भी मिलेगा, लेकिन कपड़े ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर आपको शॉपिंग करनी है, आप नहीं लेके आए हैं अपने साथ, तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको कुछ खाने का मन हो तो वो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। तो ख़ैर मुझे कुछ खाना तो नहीं था, पर मुझे थोड़े बहुत बीच वियर टाइप की ड्रेसेस देखनी थी, तो मैं देख ले रही हूँ। और अगर कुछ पसंद आएगा तो मैं ले लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं। ड्रेसेस तो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई, पर ये थोड़ी ज्वेलरी मुझे पसंद आ रही थी, तो और रेट भी इनका मुझे सही लगा, तो मैंने सोचा कुछ चीज़ें ले लेती हूँ। और मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से ली भी थी। और अंडमान जाने से पहले मैंने ये भी सुना था कि अगर आप अंडमान जा रहे हो तो वहाँ से पर्ल का नेकलेस ज़रूर लेके आओ। बहुत सस्ते में मिलता है, पर ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सस्ते में नहीं मिलता है। 1500 से तो उसकी शुरुआत होती है और 8000 9000 ऐसे मिलता है। तो अगर आपको सही लग रहा है तो आप ले सकते हैं। ख़ैर मैंने भी एक पर्ल का नेकलेस लिया है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने अंडमान से क्या-क्या शॉपिंग की है। वो एक अलग ब्लॉग ही मैं उसको बनाऊँगी कि मैंने क्या-क्या शॉपिंग की है और कितने रेट में मैंने क्या-क्या चीज़ें की और बार्गेनिंग होती है कि नहीं होती। अब शॉपिंग करने के बाद मैं अपने होटल में वापस आ गई थी और रेस्ट किया, डिनर किया। अब वेट करते हैं अगले दिन का। अब ये है डे 2 इन हैवलॉक और ये सीन है अर्ली मॉर्निंग का। कल मैंने आपको दिखाया था दोपहर के टाइम पे, इतना प्यारा बीच था होटल के सामने। पर जैसे कि मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि सुबह अगर आप अर्ली मॉर्निंग आएँगे और शाम को इवनिंग में आएँगे तो यहाँ पर लो वाटर होता है, यानी कि पानी जो है वो पीछे चला जाता है और यहाँ पर सिर्फ़ आपको पत्थर ही पत्थर नज़र आने वाले हैं। आप इन पे चल के आगे भी जा सकते हैं, नहीं तो आप बीच के किनारे-किनारे 1 से 2 किलोमीटर तक आप वॉक भी कर सकते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ वॉक किया बीच के किनारे-किनारे और प्यारा-सा सनराइज़ भी आपको देखने को मिलेगा। पर अगेन यहाँ पर बादल था तो उसकी वज़ह से उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, बट स्टिल अर्ली मॉर्निंग वॉक करने का तो मज़ा ही एकदम अलग है। और अगर आप बीच के किनारे हैं तब तो और ही मज़ा आता है। आपको जहाँ-जहाँ पानी होगा वो इतना क्लियर होगा कि आपको ये जो शेल्स हैं एकदम ऐसे ही दिखने लगेंगे ऊपर ही साइड में। तो ये देखिए, ये मुझे मिला था तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको रख लिया अपने पास। ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें मैंने ले ली थी। अगर आप शॉप पे खरीदेंगे जाके तो आपको ये और महँगा ही मिलने वाला है और रियल है कि नहीं पता नहीं, तो मैंने इसको तो ले लिया था। देखिए आपको अंडर वाटर कुछ-कुछ चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, तो मैंने सुबह-सुबह ही दिखाई पड़ेगा या फिर शाम को अंधेरा हो जाता है तब तो नहीं दिखाई पड़ेगा। अभी लो वाटर है तो ये आपको पूरा एकदम क्लियरली विज़िबल होगा। और यहाँ पर एक और ख़ास बात है, रेनबो तो आपको बनता दिखेगा ही। ये अर्ली मॉर्निंग का था, आपको रेनबो दिखा। और एक और रेनबो जो प्रॉपर बना था वो शाम के टाइम में था, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी अभी आगे वीडियो पे। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और आपको अगर वॉक करके भी जाना है तो आप अंदर तक वॉक कर सकते हैं। अब डे 2 में जैसे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी स्कूबा करना है, तो मैं भी गई थी
और पहले ये मार्क कर देंगे। आपको मैं इसका वीडियो एक अलग से दूँगी भी कि जब मैंने कैसे स्कूबा किया था, और मेरे हस्बैंड ने जो किया उसका वीडियो तो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आपने ना देखा हो तो आप उसको देख लीजिए। अब स्कूबा के लिए मैं जा रही हूँ और मुझे स्कूबा के लिए दूसरे पॉइंट पे लेके जाया गया, जो कि बहुत ही खूबसूरत पॉइंट था। जहाँ पर हस्बैंड ने किया वो थोड़ा अलग पॉइंट था। बीच सेम है बट लोकेशन थोड़ी-सी अलग थी। एक्चुअली इनको परमिशन होती है अलग-अलग जगह करवाने के लिए। तो मुझे दूसरी जगह लेके गए थे। ये देखिए इतना प्यारा व्यू, जो कि मैंने पूरे हैवलॉक में इसी जगह पर देखा था। ना ही वो ऐसा व्यू आपको राधानगर बीच पे मिलेगा, ना ही ऐसा व्यू आपको काला पत्थर बीच पे मिलेगा। और यहाँ का पानी जो खूबसूरत लग रहा था, आपको वीडियो में भी जो लग रहा है वो लग रहा है, बस असलियत में कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत था। तो ये मेरा स्कूबा का एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही ऑसम था। अब स्कूबा करने के बाद वापस आ गई, क्योंकि शाम की एक्टिविटीज़ करनी थी और अगले दिन हमें निकलना भी था नील आइलैंड के लिए। तो ये देखिए, ये बीच पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड किया। ये मैंने आपको बताया था कि दोबारा रेनबो दिखेगा। ये प्रॉपर एक रेनबो बना हुआ था, जो कि आपको लगेगा कि, और वो भी रेनबो के ऊपर एक और रेनबो था, और लगेगा कि ये पेड़ पे बना हुआ है और पानी पे बना हुआ है। बहुत खूबसूरत था, शब्दों में इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। शाम को हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी थक गए थे और हमें ज़्यादा हेक्टिक अपना ट्रिप को नहीं बनाना था। सारी चीज़ें एन्जॉय करनी थी। तो हम लोग निकल गए थे बीच वॉक के लिए, और वॉक करने निकले। जो शाम का नज़ारा था वो एकदम ही अलग था। ये देखिए, कुछ-कुछ रिज़ॉर्ट्स ने एकदम अपना सजा कर रखा था, लाइटिंग्स करके रखी थी, क्योंकि दिवाली भी आने वाली थी। तो इस वज़ह से डेकोरेशन भी बहुत अच्छा हो रखा था। तो शाम को आप रिज़ॉर्ट के बाहर बैठ के एन्जॉय भी कर सकते हैं। बीच पे वॉक करने के बाद शाम भी हो चुकी थी काफ़ी, तो सोचा एक बार मार्केट भी देख लिया जाए यहाँ पे, और आप लोगों को भी दिखा दें कैसी है मार्केट। तो यहाँ की जो मार्केट है, बाकी जैसे अगर आप टूरिस्ट प्लेस पे जाएँगे वैसी नहीं मिलेगी। 2-4 आपको कपड़ों की शॉप मिल जाएगी, बेसिक आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो एक ये मार्ट है, वहाँ मिल जाएगा। थोड़ी बहुत शॉपिंग, जैसे छोटे टाउन की मार्केट होती है वैसी चीज़ें आपको मिलेंगी, काफ़ी हाई-फाई टाइप का नहीं है। तो और यहाँ पर मुझे 1-2 शॉप्स अच्छी लगी थी, जहाँ पे आप वेस्टर्न वियर खरीद सकते हैं, और ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का था। तो अगर आपने कुछ बीच वेयर नहीं खरीदे तो आप खरीद लीजिए। अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको मॉडर्न ड्रेसेस लेके आने हैं तो आप अपनी तरफ से ही लेके आएँ, यहाँ के भरोसे मत आएँ। ख़ैर, और भी चीज़ें थी यहाँ पे, जैसे शाम जल्दी हो जाती है तो मार्केट भी जल्दी बंद हो जाती है, और रास्ता थोड़ा सुनसान सा लगेगा। तो एक वही वैसे क्राइम तो नहीं है, ऐसा ऑटो वाले भैया बता रहे थे, लेकिन स्टिल जब सुनसान रहेगा तो आपका खुद मन नहीं करेगा निकलने का। यहाँ पर एक शॉप मुझे मिली थी जो कि पर्ल की थी, तो यहाँ पे रेट मुझे सही लगे थे, तो मैंने यहाँ से 2 पर्ल के नेकलेस लिए थे। एक वो भी रियल पर्ल के थे, और रेट भी इन्होंने सही लगाया था। एक मैंने उसको कस्टमाइज़ करवाया था, वो मैं आपको दिखाऊँगी लास्ट में वीडियो में। थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद तो सोचा, हाँ, गोलगप्पे खा लेते हैं। गोलगप्पे तो मेरे फ़ेवरेट हैं, पर उतने टेस्टी नहीं थे, बट फिर भी कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने खा लिया। अब सीधे वापस जाएँगे अपने होटल में, और अगले दिन मॉर्निंग में हमें जाना है हैवेलॉक टू नील आइलैंड। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको हैवलॉक आइलैंड में ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन रुकना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रुकिए। पहले दिन आप, अगर आपको कुछ वाटर एक्टिविटी करनी है तो आप वो कर लीजिए, और सेकंड हाफ में आप राधानगर बीच का सनसेट पॉइंट देखिए, सनसेट देखिए, और आप काला पत्थर बीच पे जाइए। और डे 2 में आप ये कर सकते हैं, एलिफेंटा बीच पे चले जाइए। एलिफेंटा बीच पे मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास बेबी था, और जो स्कूबा थी एक-एक करके मैंने और हस्बैंड ने 2 दिन में कवर कर लिया था, तो इसीलिए मैंने एलिफेंटा बीच स्किप कर दिया था। पर आप कर सकते हैं, एलिफेंटा बीच में बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं, और वहाँ पे आप ट्रैकिंग करके भी जा सकते हैं, और अगर आपको ट्रैकिंग करके नहीं जाना है तो बोट भी चलती है, आप बोट से भी जा सकते हैं। हैवलॉक आइलैंड में रुकने के बाद, 2 दिन रुकने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं नील आइलैंड के लिए।
तो नील आइलैंड जाने के लिए भी आपको फेरी बुक करानी पड़ेगी और वो भी पहले से करानी पड़ेगी, लास्ट मोमेंट पे कुछ मत रखिएगा क्योंकि हमने लास्ट मोमेंट पे रखा था तो हमें टिकट मिलने मिलने में बहुत मुश्किल हो गई थी। तो मेरा ये सजेशन है आप पहले से ही बुकिंग करा लें। खैर, इसी तरह हमें दोपहर का टिकट मिला और हम लोग निकल रहे हैं। हमारी जो फेरी है वो 2 बजे की है, तो 1 घंटे पहले आपको जेटी पॉइंट में पहुँचना ही होता है क्योंकि सारी चेकिंग वगैरह वो लोग करते हैं। उतना ज़्यादा नहीं था जितना हार्डो पे था यानी कि जो पोर्ट ब्लेयर पे था, लेकिन फिर भी आपको 1 घंटे पहले पहुँचना होगा। जेटी पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, आपको अपना बोर्डिंग पास दिखा के एंट्री करवानी है और आपको सीधे चले जाना है जेटी पॉइंट पे। आस-पास यहाँ पर भी शॉप हैं, लेकिन आपको अगर देखना है तो देखिए, पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया शॉपिंग करने के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना और किसी टूरिस्ट प्लेसेस पे होता है, तो शॉपिंग के लिए ज़्यादा उम्मीद मत लेके आइएगा। हाँ, पर्ल वगैरह आप यहाँ पर अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। बोर्डिंग पास दिखाने के बाद अब अंदर जा रहे हैं, ये देखिए हमारी क्रूज़ खड़ी भी है, तो अब हम जाते हैं और अगर आप राइट हैंड साइड देखिए तो आपको पानी के 2 कलर दिखेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए कितना क्लीन वाटर है और कितना 2 कलर कितने क्लियरली विज़िबल हैं। तो ये सिर्फ़ आपको अंडमान में ही देखने को मिलेगा, तो आप ज़रूर आइए देखिए और व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही व्लॉग्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी।